नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, जैसे जैसे 2024 की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी को अब ये महसूस होना शुरू हो गया है कि उसके पास अब कोई भी सहयोगी दल नहीं बचा है। एक एक करके सभी उनको छोड़ के चले गए। महाराष्ट्र में शिवसेना ने छोड़ दिया, बिहार में जनता दल ने छोड़ दिया, पंजाब में अकाली दल ने छोड़ दिया, और उससे पहले आंध्र प्रदेश के अंदर तेलुगु देशम पार्टी यानी कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने छोड़ दिया था। और जिस ढंग से उन्होंने पिछली लोकसभा के अंदर नारे भी लगाए थे, उनके साथ अन्याय हो रहा था, वो सब ने देखा। और किस ढंग से इस सरकार ने यानी कि मोदी सरकार ने उनको ओवरलुक किया था। लेकिन कहते हैं जब समय गुजरता है तो तब मालूम होता है, यह एहसास होता है कि चीजें उतनी आसान नहीं रहेंगी 2024 में, और फिर से एलाइज की जरूरत पड़ सकती है। क्योंकि अभी तो ये एहसास हो गया था कि बीजेपी अकेली ही सब पर भारी है और उन्हें किसी सहयोगी दल की आवश्यकता नहीं है। सहयोगी दल के नाम पर उनके पास ले दे के अपना दल, या क्या कहते हैं, एक 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 दो दो दलों के हैं वो रह गए हैं। उत्तर प्रदेश से एक दो दल के अपना दल वाले हैं, या कुछ छोटे मोटे एक एक दो दो क्या कहते हैं सीट वाले नॉर्थ ईस्ट के रह गए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के पास एलआई नाम पर कोई भी नहीं है, सिवाय इसके कि एक डिफंक्ट एलआई रह गया है, ऑल इंडिया अन्ना डीएमके, जो कि तमिलनाडु की पार्टी थी। लेकिन अब उसकी हालात कैसे हैं आपको मालूम है कि अम्मा के जाने के बाद वो ऑलमोस्ट एक डिफंक्ट पार्टी होगी। जबकि करुणानिधि के जाने के बाद स्टालिन कम से कम उनके उत्तराधिकारी के रूप में अच्छा प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में इतनी बेचैनी क्यों है, इसी को बात करने के लिए कि उन्हें जहां प्रकाश सिंह बादल जी के जाने के बाद मोदी जी जिस ढंग से वहां पर उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं, सर नवाते हैं, तो उससे लगता है कि अंदर पॉलिटिकल इक्वेशंस की बात फिर से वापस आ रही है। क्योंकि पंजाब के अंदर बीजेपी अकेले कुछ नहीं कर पाएगी, ये उन्हें एहसास होना शुरू हो गया है। वही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के अंदर भी एनसीपी के ऊपर जो उनकी नजरें हैं वो इसीलिए है कि एमवीए बहुत आगे चल रहा है, और एक सबसे बड़ा सेटबैक अगर कोई आने जा रहा है तो यहीं पर आएगा। और तीसरा, जो तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश, उसको भी कोट करने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कुछ और छोटे दलों का सहयोग लेने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन बेचैनी बहुत स्पष्ट है। क्योंकि कर्नाटक के चुनाव लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से थोड़े थोड़े फिसलते हुए नजर आ रहे हैं। और अब आखिरी 8 दिन बचे हैं वहां प्रचार प्रसार के, और वहां पर सांप भी आ गया, नाग भी आ गया, विषकन्या भी आ गई, और फिर वही सारे के सारे बुलडोजर योगी जी के द्वारा, और सारी वही हिंदू मुस्लिम की नीति, सब कुछ फिर वापस आ गया। क्योंकि वही एक आखिरी एजेंडा कर्नाटक में बचा है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध पैनल मौजूद है। सभी हिंदुस्तान के जाने पहचाने चेहरे हैं, तारुफ की जरूरत नहीं है, लेकिन रवायत है तो तारुफ करवाना आवश्यक हो जाता है। हमारे साथ हैं गुजरात से गिरीश जोशी साहब, वरिष्ठ विश्लेषक। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं राजेश ठाकर जी, वरिष्ठ विश्लेषक, और हिमाचल से दिनेश कंवर जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। गिरीश भाई, आपका नेट बहुत जा रहा है और मैं भी नेट से बहुत परेशान हूँ। क्या करूं, 5G में जाने से गति हो रही है। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उसे कुछ 2024 से पहले फिर से कुछ एलाई मिले, कि अगर वो मेजोरिटी में शॉर्ट रह गए तो शायद उन्हें सहयोग देने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। अब वो बेचैनी स्पष्ट नजर आ रही है। गिरीश भाई, आपकी टिप्पणी। दिनेश जी, एक इनकी मोडस ऑपरेंडी देखें तो जब भाजपा अपने आप को बहुत ज्यादा कंफ्यूज डिक्लेयर करती है ना, तब उनके पीछे और कोई बड़ी गेम्स चलती रहती है। गुजरात में हमने वो देखा था, सारे मीडिया सारे ओपिनियंस ये बोल रहे थे, तब तक ये साइलेंटली अपना पीछे से जो वर्किंग करना होता है ये करते रहे। अभी आज का ही आप इंसिडेंट देखिए कि अपने हरदीप सिंह पुरी ने जब वहां पे स्टेटमेंट दिया गया कि अकाली दल से हमारा तो कोई वो हो ही नहीं सकता है तड़जोड़, तो दूसरी जगह वो बोल रहे हैं कि लेकिन जो अकाली दल में जो अच्छे आदमी है वो हमारे साथ आ सकते हैं। तो इनका प्रोग्राम ये है कि जैसे महाराष्ट्र में इन्होंने एकनाथ शिंदे को तोड़ के अपनी तरफ लिया, ये इनकी तैयारियां ये भी होगी, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट जो एक होता है उसके कवर अप में दूसरा होता है, तो ये देखना पड़ेगा कि इनकी ओरिजिनल वर्किंग सिस्टम क्या है। अभी आप देखिए तो बिहार में जीतन राम मांझी ने इनके सामने क्या कंडीशंस रखी है कि भाई आप भारत रत्न दे दीजिए,
आप कृष्णा अय्यर अपना कृष्णा सिंह को और ये कर्पूरी ठाकुर को भी आप ये दे दीजिए। अब ये कोई पॉलिटिकल डिमांड नहीं लग रही और ये मीट भी कर देते हैं तो जीतनराम मांझी का पोजीशन क्या बैठता है, लेकिन वो एक नैरेटिव जरूर खड़ा करेंगे कि देखिए हमारे साथ ये भी आ गए, हमारे साथ वो भी आ गए। तो बेसिक इनकी जो गेम वो सब समझनी पड़ेगी, जब नजर रखनी पड़ेगी बहुत माइक्रो लेवल पर कि ये और पीछे से क्या इनकी अरेंजमेंट्स हो रही हैं। दिनेश जी, आपको लगता है कि जो इनकी बातचीत तेलुगु देशम के साथ शुरू हुई है, अकाली दल के साथ शुरू हुई है, या एनसीपी को तोड़ने की बात शुरू हुई है, तो कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का एहसास है कि 2024 में शायद 270 के 272 के मैजिक आंकड़े पर ना पहुंच पाएंगे? दिनेश भाई, बिल्कुल, वो अब उनका भी तो खुद का सर्वे का रिपोर्ट आ रहा है, उनको खुद को भी प्रैक्टिकली वो जानते हैं। अभी वो जो रैलियां कर रहे हैं और उसमें वो रिस्पांस आ रहा है, अभी उनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स वगैरह वहां जाते हैं तो उनका जो पब्लिक का रिस्पांस होता है, आप एक समझिए ले कि वो जो लाइन ऑफ थिन कंट्रोल थी वो टूट गई। आपने एक नैरेटिव खड़ा किया था 2014 से कि ये महामानव है, विष्णु के 7वें अवतार हैं, वो सब बिल्टअप होता रहा। लेकिन अब जब सामने ऑपोजिशन सारे मिलके अटैक कर रहे हैं, काफी कुछ चीजें पॉपअप हो रही हैं, तो वो इंप्रेशन तो एक टूट गई। अभी कल आपने देखा अमित शाह जी के रैली में जब वो चिल्ला रहे थे कि भाई क्या आप सांप बोलने वाले मोदी जी को आप वोट देंगे, देयर वाज नो रिस्पांस। और ऐसा नहीं था, वो लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी हो रहा था, तो उनको भी ये डिफरेंस तो नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है। कर्नाटक में इनकी रैलियों को कट शॉर्ट करना भी तो एक हिडन मैसेज है दैट समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। लेकिन ये इतना जल्दी हथियार डाल देने वाली पार्टी नहीं है, ये ऑब्वियसली कुछ और कोई मिस्चिफ्स करने की शुरुआत वो लोग कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो इनका टेंशन है वो ये हो रहा है कि इनकी सारी गेम फेल हो रही है जाके सुप्रीम कोर्ट में। और जितने भी ये लोग जो इन्होंने नहीं सोचा था कि पॉलिटिकल वेंडेटा ही होगा, उसकी जगह काफी कुछ हो गया। अब ये पहलवान भी जाग के आ गए, फार्मर्स वैसे ही तैयार पड़े हैं। इन्होंने मलिक साहब का तो अंदाज ही नहीं किया था कि ये बिल्कुल बाहर निकल के ये क्या कुछ बोल देंगे। उन्होंने उसको काउंटर करने की कोशिश की, बट वो नोबडी टुक द स्टोरी कि भाई ये जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है, आपने 40 शहीदों को 40 जवानों को शहीद कर दिया था, उसका या तो आप एक्सप्लेनेशन दीजिए। और इनकी जो चुप्पी है, जो ये बोलते थे कि मनमोहन सिंह जो बिल्कुल मौन रहते थे, आज इनकी वही पोजीशन आके खड़ी हो गई है। तो मैं तो समझ रहा हूँ हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। 2G के सामने अब ये अडानी जी खड़े हो गए और पूरा नैरेटिव 2 वर्ड पे चल रहा है। आपने पप्पू बोल के कांग्रेस को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया, अब ये चौकीदार एक वर्ड लेके आए जो ऑपोजिशन को पावर दे रहा है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि सारी गेम्स। और एक चीज तो बहुत, जितने ऑपोजिशन वालों से बात करते हैं वो देखते हैं कि 2 आप एपिसोड देख लीजिए कि बिहार में जैसे ही नीतीश कुमार ने अपने आप को सेपरेट किया तो इन्होंने उसकी पार्टी को तोड़ने का अंडरग्राउंड शुरुआत कर दी। यही हुआ महाराष्ट्र में, जब एकनाथ शिंदे के साथ ये जब ठाकरे जी साथ में थे तब तक और एवरीथिंग वाज गुड, लेकिन जैसे ही वो अलग हुए तो उन्होंने एकनाथ शिंदे को ढूंढ लिया। तो इस वक्त ये बहुत कॉशियसली ऑपोजिशन भी प्ले कर रहा है कि वो अपने कार्ड्स अभी नहीं खोलेगा, क्योंकि उसी वक्त ये लोग षड्यंत्र करना शुरू कर देंगे। तो ये बोल रहे हैं कि एवरीथिंग इज गेटिंग सेटल्ड बिलो द ग्राउंड, लेकिन अभी उसको डिक्लेयर करना ठीक नहीं है। हम लोग अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। आप देखिए तो पास्ट में भी जो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे 1997 में, जब जनता दल बनी तभी भी कोई लीडर नहीं था डिक्लेयर्ड, लेकिन पीपल हैड गिवन देयर ओपिनियन। 1989 में नेशनल फ्रंट में भी यही हुआ था, नोबडी वाज लीडर डिक्लेयर्ड। 1996 में यूनाइटेड फ्रंट में भी नहीं था। तो अभी लीडर डिक्लेयर करने की गाय है भी नहीं और कोई अकलमंदी भी नहीं है। तो आई थिंक अभी जो नैरेटिव सेट हो रहा है दोनों तरफ से, दे आर वेरी पावरफुल। अब देखना पड़ेगा हु विंस।